लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर कंप्लीट किया था। नाउ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट चैप्टर। Human reproduction. Okay, so first of all, most of the living beings reproduction perform करते हैं और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का मीनिंग होता है जिसमें यंग वन प्रोड्यूस किया जाता है। अपनी ही स्पीसीज का एक नया यंग वन पेरेंट्स प्रोजेनी के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाते हैं पॉपुलेशन में। ओके, तो ह्यूमन बीइंग्स सबसे पहले तो ह्यूमन पॉपुलेशन सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म मिलता है ह्यूमन पॉपुलेशन में। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म is observed in human beings, that is मेल एंड फीमेल सेपरेट इंडिविजुअल्स के फॉर्म में मिलते हैं। मेल ह्यूमन बीइंग्स एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग्स मिलेंगे, मतलब दो पॉपुलेशन में दो टाइप के इंडिविजुअल्स मिलते हैं, मेल एंड फीमेल। ओके, ये हो गया सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ओके, मतलब अगर बोला जाए तो जैसे अर्थवर्म में मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, वो हर्माफ्रोडाइट एनिमल हो गया, मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल। ओके, फिर ह्यूमन बीइंग्स के लिए रिप्रोडक्शन की कौन कौन से मेथड्स है, क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन की मेथड्स दो टाइप की पढ़ी थी, एसेक्सुअल एंड ह्यूमन बीइंग्स सेक्सुअल मींस पर रिप्रोडक्शन होता है। बेटा प्लीज माइक बंद करो बेटा, कौन है? थोड़ा ध्यान रखो बेटा। माइक अनम्यूट मत किया करो, ठीक है? या फिर अगर आप क्लास में आते हैं, एंटर जैसे ही करते हैं वैसे ही अगर आपका माइक अगर ऑन रह गया है तो उसको म्यूट कर देना चाहिए। ये क्लास में ऐसे डिस्टरबेंस से फिर हमारी क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो हमने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, दैट इज मेल ह्यूमन बीइंग्स एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग्स सेपरेटेड मिलते हैं। ओके, सेकंड थिंग, ह्यूमन बीइंग्स में फिर कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा, सेक्सुअल मोड या सेक्सुअल मोड या दोनों? तो हम कहेंगे ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बीइंग reproduce through only sexual means. It means they perform only sexual reproduction. Asexual reproduction naturally perform नहीं होता human beings में। Okay, मतलब naturally एक
सिंगल ह्यूमन बीइंग अपना बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हाँ, इंड्यूस मेथड हो सकती है, आर्टिफिशियल मेथड यूज हो सकती है, साइंस का यूज करके ऐसा किया जा सकता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल भी, अदर ह्यूमन और ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल, वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें परफॉर्म करवाया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्लोनिंग करते हैं, तो क्लोनिंग के लिए भी वहां पर ह्यूमन क्लोन अगर करना हो तो एक ही पेरेंट की सेल लगेगी, वहां पर दोनों पेरेंट की सेल की जरूरत नहीं है। ओके, और गैमेट की भी जरूरत नहीं है, एक पेरेंट की सोमेटिक सेल, बॉडी की कोई भी सेल की वहां से क्लोन बनाया जा सकता है। ओके, तो वो फिर एसेक्सुअल मीन्स से हो जाएगा, लेकिन वो इंड्यूस होगा, नेचुरली नहीं। जैसे हाइड्रा नेचुरली बर्ड फॉर्म कर सकता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। ओके, गैम्यूल फॉर्मेशन हो सकता है स्पॉन्जेस में। ओके, अमीबा सिंपल बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन वहां पर कर सकता है, या इवन सिस फॉर्मेशन भी करता है, कोरिलेशन वगैरह भी। ठीक है, तो इस तरह की मेथड जो है वो अलग इंडिविजुअल्स में और यूजुअली लोअर एनिमल्स में मिलती है। हायर एनिमल्स यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ही नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो ह्यूमन बीइंग्स में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज they perform sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर क्या वो एग लेइंग करते हैं, यंग वन को जब बर्थ देते हैं तो एग के फॉर्म में बाहर निकलेगा बॉडी से, एग लेइंग करेंगे, या फिर डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग जैसा ही एक फॉर्म जो है उसको डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे वो विविपेरिस की शो करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स विविपेरस होते हैं। ओके, मतलब they give birth to young one directly. ओके, वो यंग वन को बर्थ कर देते हैं, डिलीवर करते हैं, एग ले डाउन नहीं करते बॉडी से। ओके, बॉडी के बाहर फर्टिलाइज एग ले डाउन नहीं होता, जैसे कि कुछ आप मोस्ट ऑफ द बर्ड्स में देखते हैं, कुछ रेप्टाइल्स में देखते हैं, कुछ एम्फीबियंस में देखते हैं कि वो बॉडी से एग ले डाउन करते हैं, और वो एग फिर कुछ दिनों के बाद में हैच होकर के वहां से यंग वन रिलीज होता है। तो वो हो जाएगा ओविपेरस रिप्रोडक्शन का मेथड, ओविपेरस। वही जो ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ऑर्निथोरिंकस, ओके, डकबिल प्लेटिपस। ओके, आपने कार्टून देखा होगा प्लेटिपस बेरी का, देखा है क्या किसी ने? Yes, sir. है ना? तो जो प्लेटिपस आपने देखा वहां पर वो कार्टून में, वो मतलब वो एक बर्ड लाइक मैमल होता है, वो मैमल है लेकिन उसकी जो है वो बीक वगैरह दिखती है आपको बर्ड के जैसा, तो बर्ड लाइक मैमल है। ओके, डकबिल प्लेटिपस उसको बोलते हैं। तो एक्सेप्ट डकबिल प्लेटिपस ऑल मैमल्स रिप्रोड्यूस थ्रू विविपेरस कंडीशन, विविपैरिटी शो करते हैं, मतलब यंग वन को बर्थ देते हैं। बस जो डकबिल प्लेटिपस है अकेला ऐसा मैमल है जो एग लेइंग करता है। ओके, इवन जो व्हेल होती है, ओके, ब्लू व्हेल, व्हेल जो होती है वो भी मैमल है, वो भी यंग वन को बर्थ देगी। ओके, डॉल्फिन वो भी यंग वन को बर्थ देगी। ठीक है, कैट, डॉग, रैट, काऊ, बफेलो, ये भी यंग वन को बर्थ देते हैं, डिलीवर करते हैं, एग नहीं रिलीज करते बॉडी से बाहर। ओके, तो ओविपैरिटी नहीं शो करते, विविपैरिटी शो करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स भी विविपैरिटी शो करता है। लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग पूरे बर्थ के बाद से ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर सकता है? तो नहीं कर सकता।
उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो कब, जब एक नया यंग वन बन गया, जैसे ये एक पॉपुलेशन थी जिसमें ए और बी फादर मदर थे, ये दोनों पेरेंट्स थे, इससे यहाँ पर ये कोई सी यहाँ पर आया, सी और डी के बीच में कब पॉपुलेशन होकर के कब यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो सकता है, यंग वन वो कब बना सकते, तो ऐसा नहीं कि बर्थ के ठीक बाद में ये किसी के साथ में मैटिंग करके जो है वो वहां पर नई पॉपुलेशन ऐड कर सकता है। ये तब पॉसिबल है जब ये एडल्ट्स रिप्रोडक्शन करें और ये जो बन रहा है ये एटलीस्ट प्यूबर्टी तक तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, प्यूबर्टी तक। तो प्यूबर्टी, आफ्टर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी वहां पर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, उसके पहले नहीं। तो इन ह्यूमंस reproduction could not be done before onset of puberty or attaining puberty। जब तक वो प्यूबर्टी को अटेंड नहीं कर लेते ह्यूमन मेल फीमेल, ओके, तब तक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो प्यूबर्टी में ऐसा क्या होता है कि फिर उसके बाद में आफ्टर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोड्यूस, ओके, इट मींस यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन ओनली कैन बी टेक प्लेस आफ्टर onset of puberty। Reproduction in humans only can be take place after onset of puberty। तो ऐसा क्या है कि प्यूबर्टी अटेंड करने पर रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसके पहले नहीं। तो जब प्यूबर्टी अटेंड होती है तब गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पहले भी बताया था, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाते समय भी और रिप्रोडक्शन की मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाते समय भी, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्म होना, और जो अपोजिट गैमेट्स बने हैं उनका फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन, सिंगैमेट। ओके, तो अगर गैमेट बनेंगे नहीं तो फर्टिलाइज कैसे होगा गैमेट, मतलब फ्यूजन कैसे होगा गैमेट का। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, तभी रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनना, और मेल फीमेल गैमेट्स नहीं बनेंगे तो फ्यूजन कैसे होगा। ओके, तो गैमेट बनते हैं ह्यूमन बीइंग्स में प्यूबर्टी की एज से। आफ्टर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ह्यूमन मेल एंड फीमेल में प्रोड्यूस गैमेट, वो गैमेट बना सकते हैं। Gametogenesis begins puberty
एक्चुअल में अभी हम लिख रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, लेकिन ये मेल के लिए है ओनली। फीमेल में गैमेटोजेनेसिस इवन बर्थ के भी पहले शुरू हो जाता है। ओके, हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन फीमेल में, जब ह्यूमन फीमेल अबाउट 7 मंथ की होती है तब उसमें ओवरीज बन चुके होते हैं और उन ओवरीज के अंदर गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो चुका होता है। ओके, तो ह्यूमन फीमेल फीटस, फीटस मतलब अभी वो डिलीवर भी नहीं हुआ है, मदर के वॉर्म के अंदर ही है, तभी उसकी ओवरीज बन गई है। 5th मंथ से ओवरी बनना शुरू हो जाती है, तो 7 मंथ तक डेवलप हो जाती है और 7 मंथ की ह्यूमन फीमेल में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो चुका होता है, ह्यूमन फीमेल फीटस में। ओके, मतलब अभी वो बर्थ ही नहीं हुआ है उसका, उसके पहले ही गैमेटोजेनेसिस ह्यूमन फीमेल में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, 7 मंथ ह्यूमन फीमेल फीटस में गैमेटोजेनेसिस होती है, ऐसा हम गैमेटोजेनेसिस में एक्सप्लेन करेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर इन जनरल हम बात करेंगे प्यूबर्टी में ही कि रिप्रोडक्शन होने की पॉसिबिलिटीज है। तो प्यूबर्टी में मेल गैमेट्स तभी बन पाएंगे जब प्यूबर्टी के टाइम पर। ओके, लेकिन ह्यूमन फीमेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पर ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो सकती है। गैमेट भले ही बन जाए, तो गैमेट बनने की प्रोसेस शुरू हो रही थी, लेकिन गैमेट पूरी तरह से नहीं बनते। ओके, तो ह्यूमन फीमेल में गैमेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डे पर वहां पर रिलीज होता है प्रॉपर गैमेट। सेकेंडरी ओसाइट और प्राइमरी ओसाइट हम इसे टर्म देंगे। जो ओसाइट है, ओके, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डे पर रिलीज होता है। ओके, ओवम जिसको बोलेंगे, एग जिसको बोलेंगे, वो रिलीज होता है। और वो कब स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट होते हैं, तो आफ्टर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। इसलिए आफ्टर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ही पॉसिबिलिटी है कि वहां पर फीमेल गैमेट अवेलेबल होगा। ओके, और मेल गैमेट्स भी तभी बनना शुरू होंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। डन सर। डन सर। हो गया सर। इंदौरा ब्रांच से डन सर। तो फर्स्ट हमको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के पहले सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको वहां पर ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन होगा, यंग वन प्रोड्यूस होगा, वहां पर विविपैरिटी होगी, यंग वन का बर्थ होगा, उससे रिलेटेड वहां पर क्या क्या चीजें होंगी। रिप्रोडक्टिव इवेंट कौन कौन से हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होंगे? तो सबसे पहला ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पर गैमेट बनेंगे, तो सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अभी हम इसको ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, बस केवल 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इन फिनोमेना को हमको आगे पूरा डिस्कस करना है। ये चैप्टर ही इस पर बेस्ड है, जो हम टर्म पढ़ रहे हैं ना, उसी पर पूरा चैप्टर है। तो गैमेटोजेनेसिस तब होगी जब गैमेट प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन बीइंग्स में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। ओके, उनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहेंगे। फिर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें कि गैमेट प्रोड्यूस होंगे, तो उसको हम मेल गैमेट टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गैमेट ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेन हो जाएंगे। फिर जो लेटर जो होते हैं दूसरे, जो एसेसरी ऑर्गन्स होंगे, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, ऐसे हम उसको नेमिंग देंगे।
ओके, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हम इस तरह से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि वहां पर उन मेजर या मेन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, ओके, जिनको हम गोनैड्स कहेंगे। तो ह्यूमन मेल में गोनैड होता है टेस्टिस, और टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस कैसी होगी, मतलब मेल गैमेट कैसे बनेगा, और फीमेल में oogenesis कैसी होगी, मतलब फीमेल गैमेट कैसे बनेगा, ये हम वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पूरा यहाँ तक इतना पार्ट आ जाएगा, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड मेल एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, यहाँ तक का पूरा पार्ट ये फर्स्ट वाला इवेंट। फिर सेकंड वाला इवेंट है गैमेट अगर बन गए तो एक गैमेट को दूसरे गैमेट के पास में पहुंचना चाहिए, गैमेटिक ट्रांसफर होना चाहिए, ओके, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो गैमेटिक ट्रांसफर, तो यहाँ पर गैमेटिक ट्रांसफर को हम टर्म देते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब रिलीज ऑफ सीमन इनटू फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। ओके, इंसेमिनेशन का मतलब होता है, हमने लिखा है इस तरह से, ओके, ये सेमिनेशन यहाँ पर सीमन रिलीज को रिप्रेजेंट करता है, और सीमन वो फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म भी होते हैं। तो इंसेमिनेशन का मतलब है रिलीज ऑफ सीमन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल genitalia, okay, reproductive part, by male external genitalia called penis, okay, तो फीमेल की वजाइना में, ओके, एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेल को हम वहां पर बोलेंगे वजाइना, ठीक है। तो फीमेल की वजाइना में मेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस के हेल्प से सीमन को इंट्रोड्यूस करवाना, रिलीज करवाना, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इस तरह से स्पर्म पहुंच जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो गैमेटोजेनेसिस होगा उसमें जो गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट मोटाइल रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, और फीमेल गैमेट्स लार्ज एंड इमोटाइल होंगे। मतलब वहां पर क्या होगा, एनाइसोगैमी। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो गैमेटोजेनेसिस होगा वो एनाइसोगैमस होता है, हेटेरोगैमस, एनाइसोगैमस, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट डिफरेंट साइज शेप के होते हैं। तो मेल गैमेट बहुत स्मॉल साइज का होता है, फीमेल गैमेट लार्ज साइज का होता है। मेल गैमेट में फ्लैजेलम होगा, टेल हम रिप्रेजेंट करेंगे स्पर्म की, उसमें फ्लैजेलम होगा जिसकी हेल्प से वो मूव कर सकता है, और सीमन में फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज से वो एनर्जी ले सकता है और वो मूव करता जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आगे, ताकि वो फीमेल गैमेट तक पहुंच सके। फीमेल गैमेट जैसे ओवरी से रिलीज होता है तो फैलोपियन ट्यूब नाम की जगह पढ़ेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। उस फैलोपियन ट्यूब में वो वहां पर रिलीज होकर के वहीं पर पड़ा रहता है। तो मेल गैमेट को पहुंचना पड़ता है फैलोपियन ट्यूब तक, जहां पर कि फीमेल गैमेट, लार्ज फीमेल गैमेट इमोटाइल है, वो वहां पर मतलब बिना मूवमेंट करता है, मूवमेंट नहीं कर सकता, वो पड़ा रहता है। तो जब ये मूवमेंट कर जाएगा, ये पहुंच गया और फिर आगे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक मूव करेगा फैलोपियन ट्यूब तक, तो वहां पर पहुंचने के बाद, मूवमेंट के बाद फिर होगा फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ स्पर्म with ovum,
और एक, ठीक है, स्पर्म मेल गैमेट, ओवम फीमेल गैमेट, इनका जब फ्यूजन होगा तो उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर है बेटा? तो ये फर्स्ट टू थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होकर के यहाँ पर फर्टिलाइजेशन अल्टीमेटली लीड टू जाइगोट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब जाइगोट बनेगा ही बनेगा। ओवम फर्टिलाइज होगा और फर्टिलाइज ओवम फिर जाइगोट में कन्वर्ट होगा, लीड टू जाइगोट फॉर्मेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो गया है मतलब अब जाइगोट बनेगा। जाइगोट बना, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होंगे, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनना चाहिए। ओके, तो एम्ब्रियो बनने के पहले यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब जो हमने स्ट्रक्चर बोला है, वहां से यूट्रस, जिसको यूट्रस को जब प्रेगनेंसी के टाइम पर यूट्रस को हम बोलते हैं वॉर्म, मदर्स वॉर्म। ओके, जो यूट्रस होता है, जब प्रेगनेंसी होती है, जब फीटस उसके अंदर डेवलप करेगा, तब उसको हम वॉर्म बोलते हैं। ओके, तो ये फिर फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर आना चाहिए, क्योंकि वहीं पर ये आगे जाकर के पूरे अबाउट 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट करके एम्ब्रियो पूरा प्रॉपर बना करके फीटस में डेवलप होगा। तो जो जाइगोट बन चुका है, ये जाइगोट डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के जैसे जाइगोट 2 सेल्स में डिवाइड होता है तो उन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर बोलेंगे आगे जाकर के, ब्लास्टोमियर्स। ओके, और ये ब्लास्टोमियर 2 से फिर 4 बनेंगे डिवीजन से, 4 ब्लास्टोमियर सेल्स, है ना। अब उसको जाइगोट नहीं बोलेंगे, सिंगल सेल को जाइगोट बोला, उसमें डिवीजन हुआ तो जो 2 सेल बनी उसको ब्लास्टोमियर्स बोले, फिर 2 से जो 4 सेल बनेगी नए, फिर से माइटोसिस डिवीजन से, उनको हम 4 ब्लास्टोमियर सेल्स बोलेंगे, 4 से 8 ब्लास्टोमियर सेल्स। ओके, तो ऐसे जो ब्लास्टोमियर सेल्स है, जो 16 टू 32 सेल्स वाला जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ओके, उनको हम मोरुला कहते हैं। 18 टू 32 तक मोरुला, फिर आगे वाले को हम ब्लास्टुला कहते हैं, 32 से 64 तक सेल्स वाले को हम ब्लास्टुला कहेंगे आगे जाकर के। और फिर 100 सेल से ज्यादा, मतलब 64 का डबल हो जाएगा 128, तो 100 सेल से ज्यादा वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और फिर उसमें कैविटी बन जाती है, ब्लास्टोसिल कैविटी बोलेंगे। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, मतलब जाइगोट बना पहले दिन फ्यूजन से, जाइगोट बना तो पहला दिन, ठीक है, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कौन सा कहलाता है? जब जाइगोट बना, जिस दिन जाइगोट बनेगा वो फर्स्ट डे, ठीक है। अब फर्स्ट डे से ये जो डिवीजन होते रहते हैं, 24 आवर्स में डिवीजन होते हैं, आपको पता है ह्यूमन सेल्स में, हम सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो ह्यूमन सेल्स में 24 आवर्स में डिवीजन होते हैं, लेकिन ये डिवीजन थोड़ा अलग है दूसरी नॉर्मल सेल्स से, ये थोड़ा रैपिड होता है, 24 आवर्स से थोड़ा कम टाइम लेता है, इसलिए 7 डेज में आसानी से ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है। और जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में जाकर के जुड़ता है। तो ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बस समझाने के लिए जो इवेंट्स क्या क्या है उसके लिए बता रहा हूँ। तो जब ब्लास्टोसिस्ट मतलब मोर देन 100 सेल वाला जो स्ट्रक्चर है, जो जाइगोट पे डिवीजन से बना, वो जब यूट्रस में जुड़ता है, अटैच होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट हुआ, इम्प्लांटेशन। ओके, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? अटैचमेंट of more than 100 cells blastocyst structure। okay, blastocyst क्या है? जाइगोट से मेनी डिविजन्स के बाद में बनने वाला मोर देन 100 सेल वाला स्ट्रक्चर। जाइगोट से ही ये बना है ब्लास्टोसिस्ट। तो इस ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर
इनटू यूटेराइन वॉल, यूट्रस की वॉल में, यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। तो यूट्रस की वॉल में जब ये डीपली इंसर्ट हो जाता है, तो इंसर्शन और अटैचमेंट, इंसर्शन भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि वो इंसर्ट हो जाता है, अंदर चला जाता है, धस जाता है आधा से ज्यादा। तो इंसर्शन और अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद यूटेराइन वॉल इज टर्म्ड एज इम्प्लांटेशन। तो अब इम्प्लांट हो गया, क्योंकि अब ये घूम नहीं सकता, अब इसको एक जगह पर रह करके नर्चर होना है, न्यूट्रिशन लेना है, और न्यूट्रिशन मिलेंगे उसको यूट्रस से। ठीक है, तो अब ये आगे का टाइम पीरियड, मतलब फर्स्ट डे में जाइगोट बना था, 7 डे तक ब्लास्टोसिस्ट होकर के इम्प्लांटेशन 7 डेज तक हो जाता है। ओके, अब 7 डेज से लेकर तो अबाउट 9 मंथ तक का जो टाइम पीरियड है वो यहीं पर गुजारेगा यूट्रस की वॉल, तो वहीं पर डेवलप होगा। ओके, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या है? टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। या गेस्टेशन प्रोसेस मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसेस। आपने गेस्टेशन पीरियड बोला अगर पूरा, तो पीरियड मतलब टाइम पीरियड है वो। गेस्टेशन प्रोसेस मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस यूट्रस में। टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन यूट्रस। तो यूट्रस, जिसको अब हम क्या बोलेंगे, मदर्स वॉर्म, उसको वॉर्म बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि फिर प्रेगनेंसी कब बोलते हैं? तो प्रेगनेंसी मतलब जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, ठीक है, हियर इम्प्लांटेशन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं, इम्प्लांटेशन से आगे का पार्ट प्रेगनेंसी कहलाता है। ठीक है, इसके पहले हम प्रेगनेंसी नहीं बोल सकते, जाइगोट बना फिर भी उसको प्रेगनेंसी नहीं बोल सकते। ब्लास्टोसिस बन करके इम्प्लांट हो गया तो यहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, यहाँ से टर्म हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी। ओके, इसके पहले बस हम टर्म बोल सकते हैं, जाइगोट फ्यूजन हुआ उसको बोलते हैं, वहां पर वो कंसीव हुआ। ठीक है, कंसीव और प्रेगनेंसी में छोटा सा डिफरेंस। कंसीव करना मतलब फ्यूजन होकर के जाइगोट बनना और जाइगोट से आगे बनने की प्रोसेस शुरू होना, उसको बोलते हैं कंसीव होना, कंसीव। ओके, आपने सुना होगा मिसकंसेप्शन। ठीक है, तो मतलब वहां पर कंसीव तो हुआ था लेकिन फिर वो आगे ग्रो नहीं कर पाया, इम्प्लांट नहीं हो पाया, प्रेगनेंसी आगे नहीं रह पाई, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई बीच में से। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का यूट्रस के अंदर जो टाइम पीरियड है, इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन बीइंग्स में गेस्टेशन पीरियड अबाउट 9 मंथ होता है। ओके, प्लस माइनस 7 डेज ले सकते हैं। फिर अब ये डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो फीटस के फॉर्म में डेवलप फीटस होगा, फिर अब यहाँ पर हम इसको आगे फीटस बोलेंगे 1 महीने के बाद में एम्ब्रियो को, फिर फीटस डेवलप होगा। और जब ये गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करेगा, ओके, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करेगा मतलब उसने अपने लगभग जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है वो बना लिए, हाथ पैर नाक मुंह ब्रेन हेड, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ओके, सारी चीजें बना ली इसने, किडनीज वगैरह लीवर वगैरह सारी चीजें बना ली है, लेकिन छोटे फॉर्म में बनाई है, डेवलप नहीं हुई है। फॉर्मेशन हुआ है, डेवलपमेंट बाकी है। ओके, वो डेवलपमेंट आगे बर्थ के बाद में होगा। जैसे वो न्यूट्रिशन लेता रहेगा, धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती रहेगी, उसकी बोन बढ़ती रहेगी, उसकी स्किन बढ़ती रहेगी, लीवर का साइज बढ़ता रहेगा, और वो अबाउट 18 ईयर्स तक ये सारी प्रोसेस चलती रहेगी, जिसमें वो अपना प्रॉपर साइज अटेन कर लेंगे फिर ऑर्गन्स। ओके, तो लेकिन बर्थ होना चाहिए इसके लिए, तो अबाउट 9 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड जब कंप्लीट होगा, तब इसके बाद में गेस्टेशन पीरियड के बाद में
डिलीवरी होती है, यंग वन को डिलीवर किया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ यंग वन। ओके, इसलिए हमको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेकर तो पार्चुरेशन तक, और इवन पार्चुरेशन के बाद में, पार्चुरेशन के बाद में एक प्रोसेस और होती है कि ये जो यंग वन डिलीवर हुआ है, ये अभी ह्यूमन बीइंग का जो यंग वन होता है वो 6-8 महीने तक जो है वो खुद से फूड खा करके डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो ओनली वो मदर की मिल्क पर, या फिर मदर का मिल्क ना मिले तो काऊ या बफेलो के मिल्क पर वो डिपेंडेंट होता है। तो ह्यूमन फीमेल में एक और प्रोसेस होती है लैक्टेशन। ओके, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये लैक्टेशन, लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है, मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू हो चुकी होती है, लेकिन मिल्क सीक्रेट नहीं होता। लेकिन आफ्टर डिलीवरी ऑफ यंग वन वहां पर लैक्टेशन हो सकता है। लैक्टोजेनेसिस और लैक्टेशन ये दोनों अलग अलग चीज है। लैक्टोजेनेसिस, लैक्टा मतलब मिल्क, लैक्टोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन प्रेगनेंसी के टाइम पर शुरू हो चुका होता है। लेकिन लैक्टेशन मिल्क का सिक्रीशन, मिल्क का बाहर रिलीज होना, ठीक है, ये ओनली कब होगा, जब यंग वन डिलीवर हो चुका होगा, ठीक है, उसके बाद। लैक्टेशन मतलब सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन। और ये क्यों होता है, टू नर्चर यंग वन, यंग वन को कुछ महीने तक वहां पर छोटे, वो जो बच्चा है, इन्फेंट है, जो डिलीवर हुआ है, वो अबाउट एटलीस्ट 6 मंथ तक जो है उसको बाहर की चीजें नहीं दी जाएगी, उसको केवल मदर की मिल्क पर फीड होना पड़ेगा। टू नर्चर यंग वन और इन्फेंट, यहाँ पर लैक्टेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ ये सारी चीजें हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से लेकर तो लैक्टेशन तक की प्रोसेस हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर उसमें इम्प्लांटेशन के बाद में प्लासेंटा बनता है, तो प्लासेंटेशन भी पढ़ेंगे। प्लासेंटा की हेल्प से मदर और जो फीटस है वो कनेक्टेड रहते हैं। प्लासेंटेशन एक प्रोसेस भी आएगी, उसमें स्टेप भी आएगी बीच में। ओके, तो आप इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन के बीच में प्लासेंटेशन लिख सकते हैं। प्लासेंटा फॉर्मेशन और ब्रीच फॉर्मेशन इन बिटवीन डेवलपिंग यंग वन एंड यूट्रस ऑफ मदर, ठीक है। हाँ सर। स्क्रीनशॉट हो गया क्या बेटा? सर कैमरा थोड़ा नीचे ले लीजिए, नीचे का दिख नहीं रहा है बराबर। मेरे हिसाब से अभी दिख रहा है। हाँ सर, हो गया। सर थोड़ा सा राइट साइड में। थोड़ा सा राइट साइड में। ओके, यस सर, अभी यस सर, थैंक। हो गया बेटा सभी बैचेस में क्लियर? Done, sir. डन सर। ओके, मानकापुर ब्रांच में भी शुभ बेटा पूरा आ गया, वो यूट्रस और वॉर्म लिखा हुआ भी हाँ आ गया सर, पूरा आ गया है। ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट है यहां तक? ओके, किसी की कोई आवाज नहीं है, मतलब कोई डाउट नहीं होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, कल आप लोगों को छुट्टी तो नहीं है ना? नो सर। ओके,
और कल परसों के दिन आप लोगों का संडे को पेपर है ना, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई का बोर्ड का पेपर। यस सर। चलो ठीक है बेटा, के मिलते हैं बाद कल। कब अपलोड करेंगे? क्या बेटा? एक्सक्यूज मी सर, पॉलिनेशन के बाद वाले वीडियोस। क्या बेटा? पॉलिनेशन के बाद वाले वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस। ओके बेटा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जब से मैं इधर मंडे से इधर आया हूँ तब से थोड़ा सा जो है वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोशिश करता हूँ आज सेंड करने की। ओके सेजल, यस ओके चलो बाय बेटा, बाय, मिलते हैं कल। एक्सक्यूज मी सर,